जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 26 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एचसीएस, एमपीपीएससी, आरएएस किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर हर एक न्यूज हम लोग डिटेल में कवर करते हैं प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको यूबीपीसीएस में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के स्पेशल पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करें, इन दिए गए नंबर्स पर जो है वो कांटेक्ट करके। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी तैयारी जो है वो करवाई जाती है। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स नाम का और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जिसको जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको वेरियस अपडेट जो है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम प्रोवाइड कराते हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ये देखिए, ये पूरे टॉपिक्स हैं आज के, जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक लिख लो, पेन और पेपर लेकर बैठो, क्योंकि मैं आपको लेक्चर के दौरान नोट्स भी बनवाता हूं। ताई अहोम डायनेस्टी लिख लो, ताई अहोम डायनेस्टी, ये एग्जामिनेशन में जो है वो आ सकता है, ताई अहोम राजवंश। तो आपको बता दें कि अहोम राजवंश के मोइदाम को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। तो लिख लो मोइडम्स। मोइडम्स जो है वो क्या है, एक हेरिटेज साइट है, ऐसे लिखोगे आप, मोइडम्स डैश हेरिटेज साइट। अभी देखो, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है, अभी ये शामिल नहीं हुई है। तो सिर्फ लिखो मोइडम हेरिटेज साइट, और दूसरा पॉइंट जो है वो आप लिखेंगे कि ये कहां की है, आसाम की। ये कहां की है, ये आसाम की। और भारत जुलाई 2024 में नई दिल्ली में इस सत्र की मेजबानी करेगा, और यह पहली बार है कि देश ने इस तरह के आयोजन की मेजबानी की है। तो मतलब इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है 46 सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। तो ये लिख लो, 46 सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ब्रैकेट में लिखना यूनेस्को, 46 सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, 46वां सत्र, 46वां सत्र विश्व धरोहर समिति, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। और उसकी मेजबानी किसके पास है, होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया डैश इंडिया। ठीक है, जुलाई 2024 में ये होगा। और आज की डेट में यूनेस्को की लिस्ट में, ये भी लिख लो आप, यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें 1199 साइट्स हैं 168 कंट्रीज की। 1199 साइट्स हैं 168 कंट्रीज की। लिख लिया ये आपने। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जो है वो समझाता हूं। एक और पॉइंट लिख देना, ताई अहोम डायनेस्टी जो है वो आसाम की हमें देखने को मिलती है। 13वीं सेंचुरी में ये डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी। और यहां पर जो ये मोइडम्स, जो ये साइट हम लोग को देखने को मिली है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के लिए नॉमिनेट की गई है आसाम के अंदर, तो ये बताया जाता है कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि बरियल्स हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों को दफनाया गया था, राइट। और ये सीधे सीधे लिंक्ड है किससे, अहोम के शासकों से। ये सीधे सीधे इसका बरियल्स का कनेक्शन अहोम के शासकों के साथ देखने को मिलता है। अब उतना ज्यादा नहीं ध्यान में रखना है आपको, वो सब एग्जामिनेशन में जो है वो नहीं आएगा। फिर इसमें ताई अहोम डायनेस्टी हम लोग को 13 से लेकर 19 सेंचुरी तक देखने को मिलती है, वो लिख लेना आप। जहां पर आपने ताई अहोम डायनेस्टी और 13 सेंचुरी लिखा है ना, तो उसके आगे लिख दो 13 टू 19 सेंचुरी। नेक्स्ट फीचर जो है वो इसके क्या है, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फीचर्स। इसमें जो है वो उपयोग जो है वो किया गया है, मिट्टी, ईंट, पत्थर का उपयोग जो है वो करके इसको बनाया गया है, राइट। चैम्बर्ड इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, राइट। हर एक मोइडम जो है वो टिपिकली हम लोग को हेमीस्फेरिकल माउंट का जो है वो देखने को मिलता है। अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो उसके कंस्ट्रक्शन डिजाइन, कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसा बिलीफ कि अहोम के राजा जो थे वो डिवाइन रूलर्स थे। उनके पास जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी शक्तियां वगैरह जो थी, जो भगवानों के पास जो है वो शक्तियां होती हैं, राइट, इस टाइप से। तो उनको जो है वो बरी किया जाता था, तो उस पर आकर लोग पूजा करते थे, जैसे कि दरगाह वगैरह नहीं होता, उसी टाइप से। बस ठीक है, बाकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में ये साइट है तो वो सब याद रखने की जरूरत नहीं। आसाम के अंदर ये साइट है, वो आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसको जो है वो स्टैब्लिश किया गया था चाउलंग सियू काफा के द्वारा, राइट। पटकाई हिल्स के फुटहिल पे, पटकाई हिल जरूर ध्यान में रखना कि ये कौन सी पहाड़ी के फुटहिल पर है। भले ही इस शासक का नाम याद मत रखो, ये पटकाई हिल्स लिख लो,
कि पटकाई हिल्स के नीचे हम लोग को देखने को मिलता है, लिख लो, पटकाई हिल्स, पटकाई पहाड़ियों की तलहटी में, पटकाई हिल्स के फुट हिल्स पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि ये लोकेशन जो है वो स्टैब्लिश्ड है। ठीक है। अच्छा, ये मॉइडम जो है वो वुडन स्ट्रक्चर से लेकर स्टोन और ब्रिक कंस्ट्रक्शन तक का हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ भाई, वैसे वैसे इन लोगों ने डिजाइन जो है वो इसका चेंज करना शुरू किया। अब अहोम के मॉइडम्स जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, तो उसके लिए प्रपोजल रखा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है जैसे कि हम लोग को रॉयल टॉम्ब्स, रॉयल मकबरे जो देखने को मिलते थे, शाही मकबरे जिसको हम लोग बोलते हैं, एंशिएंट चाइना के, और जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, तो उन्हीं की तरह ये हम लोग को देखने को मिलता है, उन्हीं के साथ एक सिमिलैरिटी जो है वो शेयर करता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। इतने चैलेंजेस के बावजूद इसको जो है वो 20th सेंचुरी में तोड़ भी दिया गया था, राइट, फिर भी जो है वो इसको रिस्टोर जो है वो कर दिया गया। ठीक है, इसको जो है वो मैनेज किया जाता है स्टेट डिपार्टमेंट जो आर्कियोलॉजी का है प्लस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है वो इसको संरक्षण किया जाता है संयुक्त रूप से, ये लिख सकते हो आप बस। तो बस इसको नॉमिनेट जो है वो किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए यूनेस्को की, ये बस चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब देखिए, ये जो टॉपिक है गाइज, ये उतना कुछ खास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है समझने का, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जिक्र कर रहा है आप लोगों से रिलेटेड, मतलब आप जो कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो जैसे कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 जो है, राइट, तो उसकी ये बात कर रहे हो, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 जो है वो क्या है, क्या कहता है। तो देखो, आपको एक बेसिक चीज तो ऑलरेडी पता है कि भाई आप जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो बनने वाले हो, आपको किसी भी व्यक्ति को जो है वो उसका धर्म देखकर ट्रीट नहीं करना है। मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप एक आईएएस ऑफिसर हो मान लो, राइट, और आने वाले समय में बनने ही वाले हो आप, तो आईएएस हो आईपीएस हो, तो क्या आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आएगा तो आप क्या उसका रिलीजन देखकर, उसका धर्म देखकर क्या उसको ट्रीट करोगे? हाँ, कोई आपके पास शिकायत लेकर आए, फिर क्या आप उससे पूछोगे कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या कौन सी जाति के हो? नहीं ना, ऑब्वियसली आप देखोगे गंभीरता को और तुरंत जो है वो उस पर एक्शंस लोगे निष्पक्ष तरीके से, है कि नहीं? तो इसीलिए लोग निष्पक्ष तरीके से, सिविल सर्वेंट निष्पक्ष तरीके से बिना किसी बायस के प्रॉपर अपनी सर्विस जो है वो सेक्युलर तरीके से करें, इसीलिए ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि लाया गया था। अब यहां पर जो बात हो रही है इस न्यूज के अंदर, वो आरएसएस से रिलेटेड हो रही है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार जो हम लोग को भारत सरकार देखने को मिलती है, उसने कुछ पॉलिसीज के अंदर चेंजेस किए हैं, जो आरएसएस की एक्टिविटीज में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक्टिविटीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन होता है, उसको लेकर, उनकी भागीदारी को लेकर कुछ पॉलिसीज में चेंजेस लाए गए हैं। और इसी चीज को लेकर 9 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इनके द्वारा जो है वो एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 1960 के दशक में, दशक से चले आ रहे नियमों में बदलाव जो है वो इन्होंने किया है। तो इसी नियम के बारे में जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग जो है वो बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वही जो मैंने आपको बताया कि 9 जुलाई 2024 को डीओपीटी ने जो है वो सर्कुलर जारी कर दिया। ये कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आ रहे हैं, किस चीज में चेंजेस लेकर आ रहे हैं? सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ सुनना है अभी आपको। देखो, 1966 से पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे उनका मतलब उनको किस रूल्स के तहत गवर्न किया जाता था, किस रूल के दायरे में वो आते थे? तो 1949 के गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1949 में ये आते थे, राइट। सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवक आचरण नियम 1949 द्वारा शासित होते थे 1966 से पहले। फिर 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है वो एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें यह कहा क्लियरली कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी प्रकार से आरएसएस और जमात ए इस्लामी नाम के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियरली ये सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया 1966 में। फिर कुछ ऑफिशियल मेमोरेंडम 1966, 1970 और 1980 में आते हैं। 1966 वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्लियरली मेंशन कर दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस और जमात ए इस्लाम की एक्टिविटी के साथ जो है वो नहीं होगा इन्वॉल्व। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आई? अब ये जरूरी भी है
1970 के अंदर ये कह दिया गया कि सरकारी एम्प्लॉय अगर उल्लंघन करता है 1966 के रूल्स का तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। और 1980 में क्लियरली ये चीज मेंशन कर दी कि सरकारी कर्मचारी को सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट पर जो है वो फोकस करना है। धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जो है वो रेखांकित इन्होंने किया। इन्होंने बोला कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो उसके सामने कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसको उसके धर्म को देखकर या वो किस संस्था से जुड़ा या किस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता है, ये सब चीजों को उसे नहीं देखना है, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है। बोलो हाँ या ना? यही चीज होती है ना भाई। आप भी जब आगे चल के आईएएस आईपीएस बनोगे तो आप मेनली फोकस जनता की परेशानी पर करोगे, परेशानी को सॉल्व करने के ऊपर, इस चीज पर नहीं कि भाई वो किस धर्म का है, किस जाति का है कि नहीं। तो इसके लिए ये कानून जो है वो बनाए गए। अब उल्लंघन करने के लिए पेनाल्टी जो है वो किस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है, वो सब चीजें आपको याद रखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। इनको जो है वो सर्विस से हटा दिया जाता है, सिंपल सी बात है, बर्खास्त कर दिया जाता है सर्विस से। अब आरएसएस के बारे में बात करें तो आरएसएस 1925 में इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ था, राइट। और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के की जगह ये अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में जो है वो अपने आप को प्रमोट करती है। और ये हिंदू के कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी को जो है वो प्रमोट करती है। हिंदू सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के प्रोत्साहन के लिए इसने अपने आप को समर्पित किया है आरएसएस ने, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इसका आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है वो काफी सारे एफिलिएटेड ग्रुप्स में भी फैला हुआ है, यानी कि इसने बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को भी इन्फ्लुएंस जो है वो किया हुआ है। और इंडियन सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी अगर हम बात करें, सामाजिक राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसमें भी इसने बहुत गहरा असर डाला है आरएसएस ने। अब इसका दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन, तो 9 जुलाई का डायरेक्शन जो है वो स्पेशली रिमूव करता है पॉलिटिकल टैग आरएसएस का क्लियरली। बट हाँ, ये मेंटेन करेगा रिस्ट्रिक्शंस कि भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो जमात ए इस्लामी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल जो है वो हो गया, इसमें अपन ज्यादा जाएंगे नहीं। आपको तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 के बारे में पता होना चाहिए, वही मैंने अभी आपको जो है वो बताया। और अलग अलग गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसी प्रकार की पॉलिसी जो है वो आरएसएस के प्रति जो है वो मेंटेन करके रखी हुई थी। बट अभी आरएसएस को जो है वो उस चीज से जो है वो हटाया गया है 1966 के रूल से। अब देखते हैं क्या होता है, बट ये कंट्रोवर्शियल है तो उसमें आपको ज्यादा जो है वो पढ़ना नहीं है। ज्यादा इन सब चीजों में पढ़ोगे तो आपके लिए जो है वो दिक्कत आ सकती है। कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहो उतना ज्यादा अच्छा है। आप मेनली फोकस करो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, रूल्स के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी में घुसोगे उतना उतने आपके मार्क्स जो है वो कम होते जाएंगे और उतना सिलेक्शन से आप दूर होते जाओगे। तो आपको कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, आपको जो है वो काम पर फोकस करना है कि हाँ भाई ये रूल्स है, ये रूल्स ये कहता है और आपके अकॉर्डिंग ये रूल जो है वो सही है कि भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है वो क्या होना चाहिए, सेक्युलर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही था ये वाला टॉपिक आज का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भील, भील प्रदेश की मांग यार, भील प्रदेश की डिमांड जो है वो की जा रही है। मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, भील जो ट्राइबल ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा उसकी पॉपुलेशन जो है वो कौन सी स्टेट में है। डिमांड की जा रही है कि एक सेपरेट भील प्रदेश जो है वो तैयार किया जाए, बनाया जाए। और इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट जो है वो शामिल है जहां पर भील कम्युनिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। और यहीं से जो है वो बार बार डिमांड जो है वो उभर कर आ रही है कि भील प्रदेश एक अलग जो है वो बनाओ। सो भील्स कौन है और उनकी डिमांड जो है वो क्या है। तो भील जो है इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब है, भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हम लोग को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़ भील्स जो हैं, ये हम इनकी पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, जिनमें से सबसे ज्यादा 60 लाख पॉपुलेशन भील की मध्य प्रदेश में है, 42 लाख गुजरात, राजस्थान में 41 लाख, महाराष्ट्र के अंदर 26 लाख। तो ये हम लोग को स्थिति जो है वो भील की जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करें भील प्रदेश की, तो भील प्रदेश की डिमांड आज की नहीं है बॉस। भील प्रदेश की डिमांड जो है वो काफी पुरानी है। 1913 में ही इन्होंने भील प्रदेश की डिमांड जो है वो रखना शुरू कर दिया था। यहां पर गोविंद गिरी बंजारा एक एक्टिविस्ट थे, ट्राइबल एक्टिविस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक आदिवासी कार्यकर्ता थे। तो इन्होंने जो है वो एक गैदरिंग रखी थी मानगढ़ हिल्स में। तो मानगढ़ हिल्स लिख लेना, ये उसमें आ सकता है ये हिल जो है वो कहां पर है। तो मानगढ़ हिल जो है
वहां पर मानगढ़ की पहाड़ी जो है वहां पर एक सभा जो है वो शुरू करी थी, जहां पर इन्होंने डिमांड रख दी थी 1913 में कि एक भील प्रदेश जो है वो बनाया जाए। डिमांड जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती गई और उस समय ब्रिटिश फोर्सेस ने लगभग 1500 आदिवासी जो थे उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। तो और तेज जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ गई। फिर इसके अलावा ये आर्ग्यू करते हैं कि इनको एक सेपरेट राज्य जो है वो दिया जाए, क्योंकि इनकी एक कॉमन कल्चर है, इनका लैंग्वेज जो है वो अलग है, राइट? तो इसलिए जो है वो भील के लिए एक अलग राज्य जो है वो दे दो। फिर इसके अलावा हम लोग को ये लैंग्वेज की बात करें, भीली लैंग्वेज, तो ये सिमिलैरिटी हम लोग को देखने को मिलती है। अब क्योंकि देखो, जो भी हम लोग को देखने को मिला कि राज्य जो है, जो बनाए गए, तैयार किए गए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, आपको शायद याद आ रहा हो तो, पढ़ा है आपने तो, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप जीएस में देखो पढ़ोगे, जनरल स्टडीज में पढ़ोगे ही। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, जो बनाए गए थे राज्य, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाए गए थे, भाषा के आधार पर बनाए गए थे, है कि नहीं? तो ये वही बोल रहे हैं कि भाई हमारी तो भीली भाषा है, हमारे तो अलग कल्चर है, तो हमें भी एक अलग राज्य जो है वो दे दो, भील प्रदेश जो है वो हमें दे दो। तो ये डिमांड इनकी जो है वो चल रही है। ट्राइबल जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि इनका खुद का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो कि पर्याप्त नहीं है इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है स्टेट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, है ना? तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें खुद का अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने दो, हमें खुद से जो है वो चीजें करने दो, इसलिए हमें खुद का एक सेपरेट प्रदेश जो है वो दे दो। फिर भील प्रदेश जो है ये बोल रहा है कि भाई हमें डेवलपमेंटल पॉलिसीज बनानी है, जिससे कि हम हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज जो है, उसका बेटर तरीके से उपयोग जो है वो कर सकें, राइट? और बेटर तरीके से शासन कर सकें ट्राइबल ग्रुप्स के कल्याण के लिए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए, राइट? तो इसलिए बोल रहे हैं कि इनको एक अलग स्टेट जो है वो दे दो। अब भाई एकदम से ऐसे अलग स्टेट जो है वो नहीं दिया जा सकता। ऐसे तो हर एक ट्राइबल ग्रुप अपना खुद का स्टेट जो है वो मांगने लगेगा, डिमांड करने लगेगा और इंडिया जो है फिर बढ़ने लगेगा, राइट? अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो वो चीज हम लोग को चाहिए नहीं। इंडिया जैसे पूरा का पूरा यूरोप है, वैसे ही एक इंडिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बन जाएगी, राइट? मतलब छोटी छोटी कंट्रीज बन जाएगी, तो वो सही नहीं है फिर, है ना? तो ये चीज गलत है। एक फजल अली कमीशन हम लोग को देखने को मिली थी, राइट? इसने एम्फेसाइज किया था नेशनल यूनिटी ओवर कम्युनिटी स्पेसिफिक स्टेटहुड डिमांड, कि भाई कोई भी समुदाय है, कम्युनिटी है, वो इस प्रकार से स्टेटहुड डिमांड ना करे। ये फजल अली कमीशन ने मेंशन किया था और ये फजल अली कमीशन भी ये 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ही रिलेटेड है। एक थी जेवीपी कमेटी। मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर कि जेवीपी का फुल फॉर्म क्या है? जेवीपी कमेटी में कौन से मेंबर्स थे? वो उन्हीं मेंबर्स का ये इनिशियल्स है, जेवीपी। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि जेवीपी कमेटी क्या थी और इसने क्या रिकमेंडेशन दिया था। तो ये सब चीजें क्या होती है, पॉलिटी की होती है, और ये सब चीजें आएंगी कब? जब आप ध्यान से जो है वो प्रॉपर तरीके से आप तैयारी जो है वो अपनी करोगे। और दूसरी रीजनल डिमांड जो है वो स्टेटहुड की, विदर्भ, विदर्भ और बोडोलैंड तो आप जानते ही हो यार। विदर्भ की डिमांड जो है वो हम लोग को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है, लिख लेना। बोडोलैंड की डिमांड जो है वो आसाम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये भी एक अलग जो है वो सेपरेट स्टेट जो है वो की डिमांड जो है वो कर रहे हैं, ठीक है? और काफी सारी कम्युनिटीज जो है वो इस प्रकार से स्टेट की डिमांड जो है वो करती है। अब नई स्टेट बनती है तो हम लोग को देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट वगैरह तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, बट कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है वो क्रिएट होने लगती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। नई स्टेट्स अक्सर जो है फेस करती है कि किस प्रकार से प्रशासन जो है वो करना है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। आपका क्या विचार है? मैं आपका विचार जो है वो जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार से कम्युनिटी को जो है वो एक अलग सेपरेट स्टेट जो है वो बनाकर दे देना चाहिए कि नहीं? देखो, लोकल बॉडीज को हम एम्पावर जो है वो करते हैं। देखो, आप देख सकते हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज हमने क्रिएट करी हैं। सेल्फ गवर्नमेंट पर हमने जो है फोकस किया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। बट पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमने फोकस तो किया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनके पास जो है वो पैसे नहीं है। इनको पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए जो है वो डिपेंडेंट हमेशा रहना पड़ता है स्टेट के ग्रांट्स के ऊपर, राज्य के अनुदान के ऊपर, है कि नहीं? तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करें। अगर ये सेल्फ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम एक बार रिजॉल्व हो गई तो इस प्रकार से डिमांड जो है वो उठेंगी नहीं एक सेपरेट स्टेट की। एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक। इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 2024 में बहुत बढ़िया रही है। ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो अच्छा एक अचीवमेंट हासिल किया है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 जो है उसने डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड किया इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। सिर्फ सुनो इस टॉपिक को ध्यान से। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है जो कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि भाई सरकार जो है वो किस प्रकार से, मतलब आर्थिक
तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर जो है वो ग्रोथ कर रही है, आर्थिक विकास कैसा हो रहा है, राइट। और इसको इकोनॉमिक डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हम लोग को देखने को मिलता है, और यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का सुपरविजन होता है, तो उसके तहत जो है ये चीज देखी जाती है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है बजट से पहले जो है वो उसको प्रस्तुत किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइट के बारे में बात करें तो ये लिख लेना आप भैया, ये लिख लो आप, इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024, ये टाइटल डाल लो। और लिखो इंडिया की रियल जीडीपी जो है वो 8.2% से ग्रो कर गई है फाइनेंशियल ईयर 24 में। 8.2% इंडिया की रियल जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हमारा 6.7% से 5.4% हो गया है। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन लिखना, रिटेल इन्फ्लेशन खुदरा मुद्रा फीसदी 6.7% से घटकर 5.4% हो गई है, ये लिख लो सिर्फ। सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा, ये क्या होता है, अक्सर स्टेट पीएससी ये सब चीजें पूछ लेती हैं। ये इंप्रूव हो गया है 0.7% जीडीपी का। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन 55% हम लोग को टोटल रेवेन्यू का देखने को मिला, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अपने खर्चे जो है बढ़ाए हैं, सरकार ने फ्री फूड ग्रेन जो है वो 81.4 करोड़ लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। आरबीआई ने मेंटेन किया है, रेपो रेट लिख लो भैया, रेपो रेट लिख लो 6.5%, रेपो रेट 6.5%। जो कमर्शियल बैंक्स हम लोग को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स देखने को मिलते हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यहां पर बताया गया है कि 20.2% की यहां पर ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो भी डिक्लाइन हुआ है, एनपीए जो है वो कम हुए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर होता है एनपीए क्या होता है, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपको पता होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादन संपत्ति। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। यहाँ पर बहुत सारे मामले जो है वो रिजॉल्व जो है वो हुए हैं, काफी सारे मामले, जो लोग कर्जा ले लेते हैं ना, तो उनकी कार्रवाई जो है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो है वो होती है। नेक्स्ट, 29 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के अंदर मुद्रा फीसदी जो है वो 6% के नीचे देखने को मिली है। कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है वो 9 साल कम हम लोग को देखने को मिल रही है। रिटेल फ्यूल इन्फ्लेशन भी जो है वो मैनेजेबल है, क्योंकि एलपीजी पेट्रोल डीजल के प्राइस में जो है वो कटौती हुई है। आरबीआई ने फोरकास्ट किया है कि इन्फ्लेशन जो है वो फर्दर 2025-26 में जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। एक्सपोर्ट की बात करें तो सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गए हैं 341.1 बिलियन यूएस डॉलर से 2024 में। एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह जो है वो बिजनेस सर्विसेज और आईटी सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। रेमिटेंसेस यानी कि प्रेषण, क्या होता है रेमिटेंसेस, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है। इंडिया ने जो है वो 120 बिलियन यूएस डॉलर रेमिटेंसेस के तौर पर रिसीव किया। देखो, ये बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब जाकर इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स जो है वो कवर होंगे, और ये सब बेसिक चीजें जो है वो कहाँ से कवर होती हैं, ये आपकी जनरल स्टडी से कवर होती हैं, इसलिए जनरल स्टडीज की क्लासेस जरूर लो। नेक्स्ट, आगे की जो है वो चर्चा करें। एक्सटर्नल डेट, हमारा कर्जा जो है वो बढ़ चुका है, हमें बताया जा रहा है कि 18.7% हम लोग को मार्च 2024 में देखने को मिल रहा है। और देखो यार, बजट में तो सबसे ज्यादा पैसा जो हम लोग दे रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है वो कर्जे के थ्रू आ रहा है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो हमारा जा रहा है वो कर्जे के थ्रू ही जा रहा है, राइट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया जो है वो 38 रैंक पर हम लोग को देखने को मिल रही है, ये लिख लेना। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स में इंडिया जो है वो 38 रैंक पे हम लोग को देखने को मिल रही है। लॉजिस्टिक्स जो है वो क्या होता है पता है ना आपको, विश्व बैंक लॉजिस्टिक सूचकांक, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर इसके अलावा फोकस जो है वो हम लोगों ने किया है जॉब ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करनी है, एग्रीकल्चर कृषि पर हमने फोकस किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर, ग्रीन ट्रांजिशन पर हम लोग को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करना है, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप को जो है वो फुलफिल करना है, कि ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड कराना है जिससे कि बच्चा जो है वो 12th कंप्लीट करते ही उसके हाथ में जो है वो जॉब लग जाए, जो इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है वैसा एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। फोकस करना है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस के ऊपर, सतत विकास के ऊपर। आगे की चर्चा करें, सोशल सेक्टर के बारे में बात करें तो वेलफेयर पर खर्चा जो है वो, कल्याणकारी जो क्षेत्र है उस पर खर्चा जो है वो सरकार ने बढ़ा दिया है। फिर इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो 34.7 करोड़ इंडियंस को जो है वो इशू किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रोड पर
गांव क्षेत्र में घर बनाने के ऊपर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इन सब एरियाज पर ज्यादा काम करने की बात की गई। चैलेंजेस की बात करें तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो हाई इंटरेस्ट रेट जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और इंडस्ट्रियल सब्सिडीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो प्रोवाइड की जाती है, उसके कारण से एफडीआई जो है वो अफेक्ट हुई है। हम लोग अभी भी जो है वो काफी सारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। टेलीकम्युनिकेशन और बीपीओ सेक्टर जो है उन पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है वो इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि एआई के कारण चीजें ऑटोमेटिक जो है वो हो गई हैं और उसके कारण काफी सारे लोगों की जॉब्स गई हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो है बात करें तो इंकरेज किया जा रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू जॉब्स जो है वो क्रिएट हो और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आए। हम लोग को एमएसएमई को जो है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना है, स्मूथली रेगुलेट करना है, जिसके थ्रू उसमें ग्रोथ हो सके, क्योंकि एमएसएमई में सबसे ज्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और एमएसएमई सबसे ज्यादा जीडीपी में जो है हमारी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। पब्लिक हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पर जो है वो फोकस करने की सख्त आवश्यकता है आज की डेट में। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टाइटल लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनियन बजट 2024-2025। यूनियन बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? कौन प्रेजेंट करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, यूनियन बजट को एड्रेस कौन करता है? सबसे पहले यूनियन बजट को एड्रेस कौन करता है? देखो, प्रेजेंट करना इज डिफरेंट थिंग, एड्रेस करना इज डिफरेंट थिंग। तो बजट को एड्रेस कौन करता है, यानी कि इंट्रोडक्शन कौन देता है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। आगे जो है वो चर्चा करें। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी हम लोग को देखने को मिलती है बजट के अंदर कि हाँ भाई देखो, नॉर्मल सी बात है कि बजट क्या है भाई, आपकी इनकम कहां से आ रही है, आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड। यस, आपको जो है वो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल अकाउंट इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। कम ऑन, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्टेबल है। हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट अभी भी 4% पर हमने जो है रखा हुआ है। हमारे फोकस एरिया जो है, ये पूरे फोकस एरिया लिख लेना, गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं यानी कि वुमेन, युवा यानी कि यूथ, और अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। इन चीजों पर हमने जो है फोकस किया हुआ है। हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि आज की डेट में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। स्किल्स के ऊपर, एमएसएमई को सपोर्ट करने के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर। रुपीज 1.48 लाख करोड़ रुपीज जो है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स के लिए जो है एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट, बजट की प्रायोरिटीज जो है वो क्या है? तो ये पूरी प्रायोरिटीज है, कृषि क्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, विनिर्माण, सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, राइट, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और अगली पीढ़ी के सुधार, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक है। फिर इसके अलावा प्रायोरिटी एरियाज हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि हमें नई हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को लेकर आना है और नेचुरल फार्मिंग पर काम करना है। अभी देखो, कुछ दिनों पहले मैंने आपको नेचुरल फार्मिंग के टॉपिक को भी पढ़ाया था, याद आ रहा है? तो मतलब ऐसी फसल पर काम करना है हम लोग को जिससे कि ज्यादा उपज जो है वो हम लोग को देखने को मिल सके, राइट। नेक्स्ट, 10,000 बायो इनपुट सेंटर जो है वो लेकर आना है। 1.52 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्लीमेंट करना है, जिसको एग्रो स्टैक जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रो स्टैक। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और स्किल्स इनिशिएटिव जो है वो लेकर आना है। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करना है। मॉडल स्किल लोन स्कीम जो है वो रिवाइज करनी है 7.5 लाख लोन्स के लिए, मतलब लोन्स तक के लिए, 7.5 लाख रुपए तक के लोन्स के लिए। स्कीम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बेनिफिट करेगी 25,000 बच्चों को हर साल। फिर इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स पर ज्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है, महिला उद्यमियों पर। नेक्स्ट, पूर्वोदय इनिशिएटिव, ये लिख लेना भैया आप, पूर्वोदय इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव का नाम लिख लो, पूर्वोदय इनिशिएटिव। जो ईस्टर्न एरिया है उनके लिए जो है ये इनिशिएटिव लाया गया। इसके अंदर शामिल जो है वैसे वेस्ट बंगाल को भी किया है, वेस्ट बंगाल को किया है, आंध्र प्रदेश तक को जो है वो इसके अंदर पूर्वोदय इनिशिएटिव में जो है वो शामिल किया है। अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल तो होगा ही होगा, बट आंध्र प्रदेश भी किया है अलग से। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये ट्राइबल पब्लिक के लिए जो है वो लाया गया। अभी मत लिखो, ये आने वाले समय में हम लोग को करंट अफेयर्स में ये सब स्कीम्स जो है वो देखने को मिलेंगी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो उसका एक्सपेंड जो है वो किया गया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एमएसएमई को सपोर्ट करना है और नए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड जो है वो लेकर आना है 100 करोड़ रुपए तक पर एप्लीकेंट। इनिशिएटिव जैसे कि फूड इरेडिकेशन यूनिट्स, फूड क्वालिटी लैब्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, इन पर जो है वो काम करना है। ठीक है। इंटर्नशिप स्कीम 500 कंपनीज के अंदर 1 करोड़ युवाओं को जो है प्रोवाइड करानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन
2.0 के तहत 10 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं। इसमें वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो कोलैबोरेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। वीकली स्ट्रीट फूड हब जो है वो तैयार किया जाएगा, जो मंडी वगैरह होती है ना, मतलब वो बाजार जो लगता है, साप्ताहिक बाजार, तो उसको जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए भी पैसा लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसके अंदर रूफटॉप सोलर प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे, राइट। सोलर ग्रिड जो है वो घरों में लगाए जाएंगे। फोकस किया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकें। 11,11,111 करोड़ रुपीस जो है वो कैपिटल पर हम लोग फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। बिहार के अंदर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और दूसरी स्टेट्स को भी जो है हेल्प किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर हम लोग जो है वो काम करेंगे, उसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है वो लाया जा रहा है बेसिक रिसर्च के लिए। वेंचर कैपिटल फंड जो है वो लेकर आया जा रहा है स्पेस पर रिसर्च करने के लिए। फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाएगा, लेबर रिफॉर्म लाया जाएगा, एफडीआई को सिंप्लीफाई किया जाएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर लाया जा सके। जन विश्वास बिल 2.0 जो है वो लाया जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जैसे कि सरकारी जो कामकाज जो है वो थोड़े से आसान जो है वो हो जाए और जिससे कि जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हो सके इंडिया के अंदर। और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स के लिए जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया। लेबर रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, लेबरों के लिए, श्रम के लिए। एफडीआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं, वात्सल्य, ठीक है, तो ये लाया जा रहा है। माइनर और गार्जियंस जो है वो कंट्रीब्यूट करें इस स्कीम के अंदर। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। कस्टम ड्यूटीज पर रिफॉर्म्स लाया जा रहा है। तो काफी सारी चीजें इस साल के बजट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। ये एस्टीमेट जो है वो अक्सर स्टेट पीएससी पूछती है, तो एज इट इज जो ये लिखा हुआ है उसको जो है वो नोट डाउन कर लो। आपको पता होना चाहिए कि बजट में जो है वो कितनी इनकम है, कितने खर्चे हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, कितनी बोरिंग हमने, कितना लोन जो है वो ले रखा है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। आने वाले समय में बजट से रिलेटेड देखना, नेक्स्ट पूरे 1 2 3 हफ्ते तक बजट में जो जो चीजें आई थी उससे रिलेटेड ही करंट अफेयर्स में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो बर्नी हाट, कोई मुझे बता सकता है बर्नी हाट जो है वो ये एक सिटी है, आप बता सकते हो कि ये सिटी जो है वो कहाँ पर है, कौन से राज्य में हम लोग को ये सिटी देखने को मिलती है? तो बर्नी हाट एक सिटी है जो कि मेघालय के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, जो इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि मोस्ट पल्यूटेड सिटी है, सबसे प्रदूषित शहर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और दिल्ली जो है वो तीसरी रैंक पर हम लोग को देखने को मिल रही है मोस्ट पल्यूटेड सिटी के नाम पर। इसके अलावा 256 सिटीज में से जो मॉनिटर की गई, 163 सिटी हम लोग को देखने को मिल रही है जिनका जो एवरेज एनुअल जो क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा जो है वो नजर आ रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। तो एक थोड़ा सा फैक्ट ध्यान में रखना, स्पेशली ब्रिनी हाट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, लिख लो। बर्नी हाट मेघालय की एक सिटी है जो कि मोस्ट पल्यूटेड सिटी है। चंद्रशेखर आजाद जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताओ जरा। वीडियो को पॉज कर लो, इसका तो आंसर आप दे ही सकते हो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। तो आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद जी जो है इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो 15 साल की उम्र में जो है वो साइन किया था या ज्वाइन किया था। इन्होंने जो है वो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये जो है ज्वाइन किया था जब इनको सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया था। उसके बाद फिर चंद्रशेखर आजाद जी जो है इलाहाबाद के अंदर 1931 में जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखिए ये क्वेश्चन है एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो मिड ईयर एयर क्वालिटी असेसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स पर नहीं, अपने पास पेन और पेपर लेकर 150 वर्ड्स में इसका आंसर जो है वो लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स थे गाइस। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।